Assalamualaikum to all economic lovers. इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स हम जो है एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है शॉर्ट नोट्स की लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहे हैं और फिर साथ साथ हम उनको रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि एक क्विक रिवीजन जो है हो सके डिफरेंट टॉपिक्स की। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सबसे ये जो है आपको किसी भी आप इकोनॉमिक्स की बुक खोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि ये एक इनिशियल बेसिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड से। डिमांड क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हमारी डिज़ायर, ठीक है। डिज़ायर क्या होती है कि व्हाट वी वांट टू परचेज समथिंग, ठीक है। वट एवर वी वांट टू परचेज इज़ आवर डिज़ायर। जब भी हम किसी चीज़ को लेने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिज़ायर कहते हैं। वो हमारी डिमांड नहीं होती, वो हमारी डिज़ायर होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली दोनों कंफ्यूजिंग हैं बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड, ठीक है। सो जब भी हमारी किसी चीज़ को खरीदने की या किसी चीज़ को लेने की हासिल करने की डिज़ायर होती है तो हम लेने की जो ख्वाहिश हो रही होती है तो हम उसको डिज़ायर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर जो है ख्वाहिश हो कि मैं एक गाड़ी ले लूं या एक मोबाइल ले लूं या एक लैपटॉप ले लूं, ठीक है, कुछ भी जो है वो डिज़ायर हो सकती है फॉर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। डिज़ायर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। जब भी मेरी कोई चीज़ लेने की ख्वाहिश होगी तो वो मेरी डिज़ायर होगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि पावर टू परचेज ऑफ दैट थिंग, ठीक है, कि क्या मेरी उस चीज़ को खरीदने की पावर है, मेरे पास मेरी परचेजिंग पावर मुझे इजाज़त देती है कि मैं वो चीज़ खरीद भी लूँ। अगर तो मेरी परचेजिंग पावर भी इजाज़त दे कि मैं वो चीज़ खरीद लूँ और मेरी डिमांड भी हो, यानी मैं उस चीज़ को लेना भी चाहूँ और मेरे पास उसको खरीदने के पैसे भी मौजूद हों, तो फिर ये दोनों चीजें मिलकर कलेक्टिवली डिमांड का कॉन्सेप्ट बनाती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिमांड का कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है विलिंगनेस टू परचेज पे रिलाई नहीं करता, बल्कि परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए आपकी उस चीज को खरीदने की। जब भी ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो है डिमांड का वो बनता है। डिमांड कंप्राइज ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। विलिंगनेस टू परचेज भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, आपकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि आप उसको खरीदें, और साथ साथ क्या है कि आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि आप उस चीज को खरीद सकें, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हैं डिमांड के मौजूद होने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, ठीक है। अब एक चीज फॉर एग्जांपल मैं खरीदना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो मेरी डिमांड नहीं हो सकती। इसी तरह अगर एक चीज मैं मेरे पास खरीदने के पैसे तो हैं लेकिन मैं वो खरीदना नहीं चाहती, ठीक है, मुझे उस चीज की फिलहाल डिजायर नहीं हो रही, तो क्या होगा कि वो भी मेरी डिमांड नहीं होगी। सो एब्सेंस ऑफ ईदर डज नॉट होल्ड फॉर डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली हमें क्या समझाता है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, rise in the price of commodity or service will reduce its demand and fall in the price of commodity will increase its demand, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमें ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये देखते हैं कि एक इकोनॉमिक्स जो है सोशल सब्जेक्ट, बीइंग अ सोशल सब्जेक्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते, या फिर जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं उनको हम किसी भी लेबोरेटरी में या किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल साइंस है ना, तो सोशल लाइफ जो है उसके ऊपर बेस करते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट। सेकेंड थिंग ये है कि हमें अब फिर क्या करना पड़ता है कि जब भी हमारा कोई भी फैक्टर हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको डिफरेंट तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं हर टाइम, ठीक है। कभी किसी चीज को कोई टेस्ट चेंज कर रहा होगा, फैशन चेंज कर रहा होगा, सीजन चेंज कर रहा होगा, ठीक है, कस्टम्स चेंज कर रहे होंगे, और डिफरेंट तरह की कोई भी चीजें हो सकती है, वो इफेक्ट डिफरेंट चीजों के ऊपर हो रही होती है, ठीक। हम क्या करते हैं कि जब भी हमने कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना होता है तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम फिर वक्त के लिए कांस्टेंट कंसीडर करते हैं कि उनका फिलहाल कोई इम्पैक्ट इस चीज के ऊपर नहीं हो रहा,
और फिर हम दो चीजों का आपस में एसोसिएशन या रिलेशनशिप देखते हैं, तो उस ताकि हम एक इकोनॉमिक थ्योरी बना सकें, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स हैं प्राइस और डिमांड से रेलिवेंट, ठीक है, जो कि प्राइसेस को या क्वांटिटी डिमांड को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको हमने कांस्टेंट रखा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में सेट्रस पैरिबस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इसके ऊपर भी आते हैं कि सेट्रस पैरिबस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो सेट्रस पैरिबस रिप्रेजेंट्स अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब लॉ ऑफ डिमांड को देखते हैं कि जब हमने बाकी चीजों को, एक्सटर्नल चीजों को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, अब हम कहते हैं कि जब भी कीमतों में इंक्रीज आएगा, ठीक है, किसी भी चीज की प्राइस हाई होगी, तो क्या होंगे, कंज्यूमर जो है, रैशनल कंज्यूमर्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा जो है वो सोच समझ के प्रेफरेंस की बेस के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हम उनकी बात कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम कह रहे हैं कि जो जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी, तो जो इन्फॉर्म्ड हमारा कंज्यूमर है या इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा कि उस चीज की क्वांटिटी डिमांड जो कर रहा था वो पहले, वो अब कम कर देगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर तो चेंज नहीं हुई, इनकम तो चेंज नहीं हुई ना। हमने कहा कि बाकी जो सारे एक्सटर्नल इम्पैक्ट थे वो सेम रहे, ठीक है, इनकम सेम रही, उसका फैशन सेम रहा, जो इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा था वो भी सेम रहा, कोई जो पर्टिकुलर फेस्टिवल आ रहा था कोई वो भी नहीं आया, ठीक है। सो कांस्टेंट एक टर्म्स के अंदर हम कह रहे हैं कि जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है, तो जो कंज्यूमर है वो उस चीज की क्वांटिटी डिमांड को कम कर देता है, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा अगर किसी चीज की कीमतें कम हो जाएं, ठीक है, अगर प्राइसेस डिक्लाइन कर जाएं, तो क्या होता है, हम उस चीज की क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स एक बेसिक कमोडिटी है, ठीक है। अब फ्रूट्स की जब प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर स्पेसिफिकली रमजान के सीजन में देखें, ठीक है, सीजनल बात आ गई ना, सीजनल में अगर हम, रमजान अब इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग होती है, तो लोग क्या कहते हैं कि जी हम फ्रूट्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे ताकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। सो अगर हम रमजान वाले फैक्टर को निकाल दें, ठीक है, तो क्या होगा कि आम रूटीन के अंदर अगर जब भी फ्रूट्स की प्राइसेस हाई होती हैं, तो हम फ्रूट उस पर्टिकुलर फ्रूट की कंजप्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब प्राइसेस फ्रूट्स की कम होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उस चीज की, उस फ्रूट की पर्टिकुलर की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में जो क्वांटिटी डिमांड है और जो क्वांटिटी जो प्राइसेस हैं, उनके दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह क्वांटिटी जो प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब हमने देख लिया पहले भी कि नो चेंज इन कस्टम, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन हैबिट्स, नो चेंज इन इनकम एंड टेस्ट, ठीक है। थोड़ी सी इसको हम जो है अगर जो वैल्यूज हैं उसके तरीके से इलिस्ट्रेशन देखें थोड़ी सी, तो फॉर एग्जांपल सीडीज हैं, सीडीज ऐसी गुड हैं जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइसेस जो है सीडी की, पहले वो 20 थी 6 सीडीज की, ठीक है, 20 प्राइस के ऊपर हम 6 सीडीज कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने से 20 से 15 पे आ गई प्राइसेस, तो जो सीडीज की कंजप्शन है वो हमने ज्यादा कर दी, हमने सीडीज की कंजप्शन 6 से 10 कर दी, ठीक है। इसी तरह प्राइसेस से जो है वो अगर 15 से 10 पे आएंगी, तो हम मजीद सीडीज की कंजप्शन ज्यादा कर देंगे, हम 14 कर देंगे, ठीक है। सो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अब ड्रॉ कैसे करते हैं, ये डायग्राम थोड़ी सी जो है वो टाइडी नहीं है क्योंकि ये फ्री हैंड के साथ बनाई है, ठीक है। सो लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो डिलीवर करेगी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर हम देखें, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा होता है, कोई भी इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है, एक माइनर यूनिट का डिमांड कर्व है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमने कहा कि प्राइसेस, जो डिमांड कर्व है वो रिलेशनशिप बताता है प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। जब भी क्वांटिटी प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। पहले इनिशियल प्राइस जो थी वो 20 थी,
ठीक है, तो हम 4 कमोडिटीज यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस जो है 20 से 10 पे आई तो हमने उसकी 12 कमोडिटीज यूज करना शुरू कर दी। अब ये जो रेशियो होता है ना बेसिकली कि कितनी डिमांड कम होगी और कितनी प्राइसेस कितनी क्वांटिटी हम ज्यादा करेंगे, इस ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि कितनी प्राइस कम होती है तो कितना क्वांटिटीज इंक्रीज हम करते हैं, ठीक है, ये जो है वो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्राइसेस कम होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। सो एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है, ठीक है, ये जो डी से रिप्रेजेंट है लाइन, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ये, ठीक है, और ये रिलेशनशिप बताता है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व का देखा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जब भी हम जो है ऑब्वियसली हम सिर्फ ऐसी इकोनॉमी में तो नहीं रह रहे जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेट हो रहा हो या एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा हो, ठीक है। सो मार्केट डिमांड कर्व जब भी हम होल इकोनॉमी को लेकर चलते हैं तो हमें मार्केट डिमांड कर्व्स को भी देखना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल समेशन जो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। Market demand curve represents the quantity demanded of a product by all consumers in the market at different prices, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है कि हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, या मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो, और डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, हर एक को डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो फेस करनी पड़े होगी ना, क्योंकि हर इंसान जो है, हर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के बेस के ऊपर क्वांटिटी चीज की डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज 10 रुपए की मिल रही है मुझे भी और किसी दूसरे कंज्यूमर की, लेकिन मेरी जो उस चीज की डिमांड है वो 2 यूनिट्स है, लेकिन जो दूसरा कंज्यूमर है उसकी डिमांड 5 यूनिट्स हो सकती है, ठीक है। सो जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उनको डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड वो कर सकते हैं। अब मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर उन सब का हॉरिजॉन्टली समेशन करते हैं हम, तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिलता है। अभी हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमें समझ ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। If there are two consumers in the market, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं कि 2 कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2, ठीक है, और एक गुड एक्स है, ठीक है, गुड एक ही हम ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कोई भी मार्केट है उसके अंदर एक ही गुड परचेज हो रही है, सेल और परचेज उसकी हो रही है, ठीक है, और 2 कंज्यूमर्स हैं, एक कंज्यूमर 1 है C1 और एक कंज्यूमर 2 है C2। अब ये दोनों कंज्यूमर्स हैं उनके इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होंगे, ठीक है, उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि C1 जो है वो कंज्यूमर 1 है का कर्व है, C2 जो है वो कंज्यूमर 2 का कर्व है, और जो थर्ड वाला कर्व है वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है। C1 में अगर हम देखें तो अगर सिर्फ हम प्राइस 1 तक रहें, प्राइस 1 पे कंज्यूमर 1 जो है वो पर्टिकुलर गुड की 2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है। आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि जो 1 है प्राइस, ठीक है, 1 प्राइस लेवल पे कंज्यूमर 1 जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ गुड जो है वो विलिंग है परचेज करने पे। इसी तरह जो कंज्यूमर 2 है वो प्राइस लेवल 1 के ऊपर 1 यूनिट परचेज करने के लिए विलिंग है। तो दोनों के डिमांड कर्व जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है आपस में, क्योंकि जो कंज्यूमर 1 है वो 1 प्राइस लेवल पे 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, और जो कंज्यूमर 2 है वो 1 प्राइस लेवल पे 1 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए विलिंग है। अब जो मार्केट डिमांड कर्व होगा वो इन दोनों का हमने कहा हॉरिजॉन्टल समेशन होगा, तो हॉरिजॉन्टल समेशन देखें, प्राइस 1 लेवल पे हॉरिजॉन्टल समेशन में डिमांड जो ओवरऑल होगी वो 3 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 2, ठीक है, इसके 2 यूनिट्स इसका 1 यूनिट टोटल मिला के 3 यूनिट्स बनते हैं जो कि हमें मार्केट डिमांड कर्व में एट 1 प्राइस लेवल पे मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की मजीद कोई वीडियोस चाहते हैं किसी भी टॉपिक के इकोनॉमिक्स पे से रेलिवेंट, ठीक है, कोई भी आप शॉर्ट नोट्स कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि उनके ऊपर वीडियोस बनाई जा सकें और दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। हैप्पी लर्निंग।